देखें, हमारे पास बच्चों ये सवाल है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के कलर का प्रोड्यूस होना दरअसल किस चीज पर बेस कर रहा है ना। इन ऑप्शंस में से हमें ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि वो असल रीजन क्या है इन चारों में से जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर लीगेंड नहीं होगा, अगर लीगेंड नहीं होगा तो डी सब शेल स्प्लिट नहीं होगा, T2G EG डेवलप नहीं होंगे। अगर T2G EG डेवलप नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का T2G से EG में जाना, लाइट एब्जॉर्ब करना, लाइट ट्रांसमिट करना मुमकिन नहीं होगा। रिमेंबर, कलर दरअसल ट्रांसमिटेड लाइट से की वजह से ऑब्जर्व होता है। ट्रांसमिटेड लाइट दरअसल कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है एब्जॉर्ब्ड लाइट का, या एब्जॉर्ब्ड कलर का। एब्जॉर्ब कलर सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब डी सब शेल टूटे। डी सब शेल सिर्फ उस वक्त टूटेगा जब लीगेंड मौजूद हो। अगर लीगेंड मौजूद है तो स्प्लिटिंग मुमकिन है। स्प्लिटिंग मुमकिन है तब कहीं जाके कलर प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? देखिए, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड होगा, कलर शो करेगा। ठीक है ना, ना सॉरी, कलरलेस होगा, नॉट कलर्ड शो करेगा, कलरलेस होगा। ठीक है ना, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट कलरलेस होगा? ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है, ये हमें डिस्कस करना है। कौन सा होगा भैया कलरलेस? शाबाश जवेरिया, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। देखो, मैंने ये बात बताई थी कि 19 से 27 वाले अगर होंगे, है ना, जिनके इलेक्ट्रॉन की तादाद 19 से 27 आ रही है, ये क्या होंगे? कलर्ड होंगे। है ना, जिनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आइंस के अंदर, अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में, आयोनाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की तादाद 19 से 27 आ रही है, 19 से 27 आ रही है, ये क्या होंगे? कलर्ड होंगे। ठीक है ना, ये क्या होंगे हमारे पास? कलर्ड होंगे। लेकिन अगर 28 आ गई तो फिर नहीं होंगे ये। है ना, 28 आ गई तो फिर ये कलर्ड नहीं होंगे। ठीक है ना, फिर ये कलर्ड नहीं होंगे। अब क्रोमियम को देखो, तो 24 - 2 कितने आ गए? 22, कलर्ड होगा। आयरन 26 - 3 कितने हो गए? 23, कलर्ड होगा। 25 - 2 कितने हो गए? 23, कलर्ड होगा। 30 - 2 कितने हो गए? 28, कलरलेस होगा। है ना, ये क्या होगा? कलरलेस। ये क्या होगा? कलरलेस होगा। क्रोमियम 24वां एलिमेंट है, आयरन 26वां, मैंगनीज 25वां, जिंक 30वां एलिमेंट है। तो एटॉमिक नंबर में से चार्ज को माइनस कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन की तादाद निकाल ली। इलेक्ट्रॉन की तादाद 19 से 27 के दरमियान आ रही है तो कलर्ड, वरना कलरलेस। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए याद कर लो, बहुत है ये। है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए याद कर लो, बहुत है ये। ठीक है, ये आयोनाइज फॉर्म में, ये मैंने क्लास में लिखवाया भी था कि आयोनाइज फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ काउंट कर लो, अगर इतनी आ रही है तो कलर्ड, वरना कलरलेस, वरना कलरलेस। ठीक है, आयोनाइज फॉर्म में। अच्छा जी, नेक्स्ट पे जाते हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड कलर्ड होते हैं किस बुनियाद पे हम कहेंगे? नंबर वन, मेटल लिगेंड कंट्रीब्यूट करता है, इसके नतीजे में होते हैं। नंबर टू, नंबर टू के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान लाइट एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के नतीजे में कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है और वो ट्रांसमिट होने वाली लाइट कलर की सूरत में ऑब्जर्व होती है। तो ये वाली बात भी दुरुस्त है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन ही क्या हैं? दुरुस्त। दोनों ऑप्शन ही दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा देखें, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मोनोडेंटेट लीगेंड है। मोनोडेंटेट लीगेंड का मतलब क्या है? मोनोडेंटेट का मतलब क्या है? इसकी डेंटिसिटी यानी वैलेंसी, यानी कितने बॉन्ड बनाता है। मोनोडेंटेट मतलब वन है, एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर कोई लीगेंड एक बॉन्ड बनाता है इसे मोनोडेंटेट कहा जाएगा। और ये नॉन किलेटिंग एजेंट होगा। जिसकी वैलेंसी वन है वो नॉन किलेटिंग एजेंट होगा, यानी वो किलेट नहीं बना सकता। यानी किलेट क्या होते हैं बच्चों? किलेट कहते हैं साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस को, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है बिटवीन मेटल एंड लीगेंड, है ना, जिनमें मेटल और लिगेंड के दरमियान साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उन्हें हम कहते हैं किलेट। तो ये मोनोडेंटेट किलेटिंग एजेंट नहीं होते। इनकी डेंटिसिटी यानी वैलेंसी वन होती है। अब कौन है इनमें बच्चों? पानी है। ईडीटीए, ईडीटीए इसकी डेंटिसिटी सिक्स होती है। ऑक्जिलेट आइन डेंटिसिटी टू होती है। इथिलीन डायमाइन डेंटिसिटी टू होती है। यानी ये तीनों क्या है? किलेटिंग एजेंट है। वैलेंसी एक से ज्यादा हो गई तो किलेटिंग एजेंट है, किलेट्स बनाएंगे ये। ठीक है, पानी की डेंसिटी वन होती है। पानी की डेंसिटी वन होती है। अच्छा भाई, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है ना? कॉम्प्लेक्स बनाने में मेटल और लीगेंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटल और लीगेंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? शाबाश जवेरिया, वेरी गुड। मेटल और लीगेंड के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड में डेटिव बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसमें मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे सर्व करता है। और ये जो बॉन्डिंग होती है इसके नतीजे में जो सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, वो नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर में लिखा जाएगा। नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर यानी पानी में डालेंगे तो मेटल और लीगेंड अलहदा नहीं होंगे। ये नॉन आयोनाइजिंग स्फीयर होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना इसे। ये नॉन आयोनाइजिंग स्फीयर होता है, यानी मेटल और लीगेंड के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो पानी में जाके वो टूटेगा नहीं। ठीक है, पानी में जाके नहीं टूटेगा। बात समझ में आई? अच्छा देखें, इनमें से कौन सा लीगेंड है जो पॉलीडेंटेट है? पॉलीडेंटेट कह लें, मल्टीडेंटेट कह लें, या ऐसे तमाम लीगेंड जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। पॉलीडेंटेट लीगेंड से मुराद है ऐसे लीगेंड जिनकी डेंटिसिटी ग्रेटर देन वन है ना। पॉलीडेंटेट का मतलब ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी ग्रेटर देन वन है, यानी वो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। शाबाश जवेरिया, शाबाश सादिया, वेरी गुड, शाबाश। इथाइलिन डायमाइन है बच्चों। इथाइलिन डायमाइन हमारे पास है। इथाइलिन डायमाइन
ऐसा लीगेंड है जो दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो किलेटिंग एजेंट है? अभी किलेटिंग एजेंट के बारे में मैंने बताया था। किलेटिंग एजेंट किन्हें कहा जाता है? किलेटिंग एजेंट किन्हें कहा जाता है? किलेटिंग एजेंट उन लीगेंड को कहा जाता है जिनकी डेंसिटी ग्रेटर देन वन होती है। जिनकी डेंसिटी ग्रेटर देन वन होती है। चवेरिया, वेरी गुड। ठीक है। ऐसे तमाम लीगेंड जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं किलेटिंग एजेंट है। ठीक है। EDTA इस एग्जाम्पल में आएगा। EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट इस कैटेगरी के अंदर आएगा। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6। ठीक है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर सुनो। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें किलेटिंग एजेंट मौजूद हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें किलेटिंग एजेंट मौजूद हो, इन कॉम्प्लेक्स को हम किलेट्स कहते हैं। है ना? इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं? किलेट्स कहते हैं। किलेट कॉम्प्लेक्सेस की एक टाइप है। ठीक है। इनमें क्या होता है? मेटल और लीगेंड के दरमियान साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस की निस्बत किलेट्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्सेस, किलेट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। किलेट्स की स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा होती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो किलेट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लेट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस। नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मोनोडेंटेट लीगेंड हो खाली, वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्लेट्स कौन से होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मल्टीडेंटेट लीगेंड मौजूद हो, पॉलीडेंटेट लीगेंड मौजूद हो। ठीक है। ध्यान में रखिए ये बात। अच्छा भाई देखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड से क्या मुराद है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड से क्या मुराद है? ऐसे लीगेंड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन मेटल एंड लीगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं। इनकी पहचान आप याद कर लें। इनकी पहचान आप याद कर लें, और वो क्या है? हम कहेंगे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले लीगेंड। ऐसे लीगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर तो रखते हैं, नेगेटिव चार्ज तो रखते हैं, है ना? नेगेटिव चार्ज तो रखते हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे मिसाल के तौर पे क्लोरीन है, यहां पर माइनस चार्ज, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हेलोजन का खानदान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं। H2O, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आयोडाइड आइन, है ना? आयोडाइड हैलोजन का खानदान है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखने की सलाहियत ज्यादा है। साइनाइड में बच्चों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बन हमारे पास क्या है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज होल्ड रखना मुश्किल होगा इसके लिए। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज को बहुत ताकत से होल्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ ये मेटल के साथ
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ये मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जब मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। कौन होंगे? कौन होंगे? ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। क्लियर है? अच्छा भाई देखें, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला करवाया था मैंने। क्या था कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रीफिक्स मल्टीप्लिसिटी, है ना? एन नंबर। ठीक है, अगर एक लीगेंड है तो डी मल्टीप्लाइड बाय एन लिख दें, अगर एक से ज्यादा लीगेंड है तो D1N1 प्लस D2N2 प्लस D3N3 कर लें। ठीक है, अब कौन सा कॉम्प्लेक्स है इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखेगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला? सी, वेरी गुड, शाबाश जवेरिया, बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है, ये अगर हम यहां निकालें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अमोनिया कितने हैं? 4। अमोनिया कितने बॉन्ड बनाता है? एक। कोऑर्डिनेशन नंबर निकला 4। यहां पर आए, कार्बोनाइल कितने हैं? 5। कितने बॉन्ड बनाता है? एक। कोऑर्डिनेशन नंबर निकला 5। यहां पर आए, क्लोरीन कितने हैं? 4। बॉन्ड कितने बनाता है? एक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अमोनिया कितने हैं? 6। बॉन्ड कितने बनाता है? एक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? आप लोग आइडेंटिफाई करके बताएंगे ये। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है, ये आप लोग आइडेंटिफाई करके बताएंगे मुझे। ये एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से। अनस वेरी गुड, जवेरिया वेरी गुड, शाबाश। सलीम शाबाश, वेरी गुड। देखें भाई, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल रहा है? सॉरी, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल रहा है? यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 निकल रहा है। कार्बोनाइल 5 एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना? अच्छा, स्क्वेयर प्लेनर, स्क्वेयर प्लेनर उस वक्त होती है जब डेंसिटी 4 हो। सही है ना? सॉरी, डेंसिटी कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो।
यहां कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, लीगेंड के तौर पे काम कर रहा है। यहां कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से ये लीगेंड के तौर पे सर्व करता है। ये लीगेंड के तौर पे सर्व करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से वो लीगेंड के तौर पे सर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बच्चों, लीगेंड के तौर पे सर्व कर रहा है। ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा, अब एक सवाल का मजीद जवाब दें यहाँ पे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? क्या होगा आपके ख्याल में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा या वीक फील्ड लीगेंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा या वीक फील्ड लीगेंड होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं। बच्चों, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर स्टेबल नहीं होता। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर स्टेबल नहीं होता। कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच होना पसंद नहीं करता। लिहाजा अगर कार्बन को लोन पेयर दे दिया जाए या नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए तो वो उसे इनस्टेबल करेगा। अगर लीगेंड अनस्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, है ना, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। इस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी से निकाल के बता दीजिए। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी से निकाल के बता दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या निकलेगी यहां पे? शाबाश। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 3 निकलेगी। ठीक है, 3 निकलेगी। ब्रैकेट का चार्ज 3 है, +3 है। अमोनिया 0 × 6, है ना। तो लीगेंड से कोई चार्ज नहीं आ रहा। जब लीगेंड से कोई चार्ज नहीं आ रहा हो तो ब्रैकेट के चार्ज का मतलब ही मेटल का चार्ज होता है। ब्रैकेट का चार्ज ही मेटल का चार्ज बन जाता है। अगर लीगेंड से कोई चार्ज नहीं आ रहा तो ब्रैकेट का चार्ज ही मेटल का चार्ज होता है। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब बॉन्ड्स। नेक्स्ट, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ठीक है, अब देखो, लीगेंड अपने साथ चार्ज ला रहा है, -1 × 4। ब्रैकेट पे चार्ज कितना है, -2, है ना, -2। क्योंकि लीगेंड अपने साथ चार्ज ला रहा है तो ब्रैकेट का चार्ज मेटल का चार्ज नहीं कहलाएगा। अब ब्रैकेट का चार्ज मेटल का चार्ज नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब ब्रैकेट का चार्ज कितना है, -2। लीगेंड का चार्ज कितना है, -4, है ना। लीगेंड का चार्ज कितना आ रहा है, -1 × 4। कितना हो गया लीगेंड का चार्ज, -4, है ना, -4। तो ब्रैकेट के चार्ज में से लीगेंड के चार्ज को, है ना, ब्रैकेट के चार्ज में से माइनस आ रहा है ना ब्रैकेट के चार्ज, तो क्या करो, ये माइनस का है, वहां चला गया, प्लस का हो गया। ठीक है ना, अगर ब्रैकेट पे चार्ज माइनस आ रहा है तो लीगेंड के चार्ज को उसमें प्लस कर दो। लीगेंड के चार्ज को उसमें प्लस कर दो, तो -2 + 4 बिकम्स +2। ठीक है ना, -2 + 4 बिकम +2। ये आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। क्लियर है, समझ में आई बात? अच्छा आप देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्या होगा भैया? क्या होगा यहाँ पे आंसर? जवेरिया, वेरी गुड। अनस, शाबाश। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है बच्चों, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। चलो ठीक है, शाबाश। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है भाई प्लैटिनम की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम निकालनी है, क्या होगी? क्या होगी? ब्रैकेट पे चार्ज है -2, है ना? लीगेंड का चार्ज क्या है? -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, -6, तो क्या कर दो, +6। क्या आ गया? +4। शाबाश स्वरूप। है ना, ब्रैकेट का चार्ज माइनस था इसलिए किया जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की क्या वजह है ना? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कभी इलेक्ट्रॉन लेके कभी इलेक्ट्रॉन दे के कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, कभी इलेक्ट्रॉन लेके कभी इलेक्ट्रॉन दे के कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास? कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांजिशन मेटल को एक अच्छा कैटलिस्ट बनाती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के दौरान? है ना, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के तौर पे क्यों काम करते हैं? हमने बोला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। है ना, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की वजह क्या बताई थी, क्लास में डिस्कस करी थी हमने। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की वजह क्या बताई थी? हमने बोला था दो वजूहत हैं भाई। नंबर 1, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे काम कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। दैट्स वाई कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, टाइम खत्म हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा भाई देखें, ट्रांजिशन मेटल जो रिएक्टेंट के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का काम करते हैं रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, तो वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें वो ये काम कर लेते हैं? ठीक है, ट्रांजिशन मेटल बच्चों
जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें ये काम बड़ी आसानी से करते हैं, कैटालाइटिक इफेक्ट देते हैं, ठीक है ना, बड़ी आसानी से वो ये काम करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब हुआ रिडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो रिडॉक्सिंग प्रॉपर्टी है इनकी, ये दरअसल ट्रांजिशन मेटल को एक अच्छा कैटलिस्ट बनाती है। ठीक है, तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, दोनों तरह के रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, वो प्रॉपर्टी इनको अहम बनाती है। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी इनमें रिडॉक्स रिएक्शन में ये बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। वजह क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने ये बात पिछले क्लास में डिस्कस करी थी। मेटल की लैटिस में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं, मेटल की लैटिस में कुछ वैकेंट स्पेसेस रह जाते हैं। उन वैकेंट स्पेसेस को हमने नाम दिया था लैटिस स्पेस, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, लैटिस डिफेक्ट भी कहते हैं मैंने। तो ये जो स्पेस है हमारे पास, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस में होता क्या है, छोटे एटम इन इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाते हैं। इसके नतीजे में होता क्या है, होता यह है कि बच्चों जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस मौजूद होता है ना, तो स्ट्रक्चर में मेटल के लैटिस में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। इन स्पेसेस की वजह से मेटल के लैटिस में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन जब इंटरस्टिशियल एटम इसमें जाके बैठ जाते हैं, इस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो इसके नतीजे में ये गैप फिल हो जाता है। गैप के फिल होने के नतीजे में वो जो लचक थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, सॉफ्टनेस थी, वो खत्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट वो हार्डर हो जाते हैं, है ना। इंटरस्टिशियल एटम के आने से ये मेटल्स हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस की वजह से मौजूद थी वो खत्म हो जाती है। तो बात समझ में आई? नेक्स्ट पे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनते हैं? क्योंकि छोटे इंटरस्टिशियल एटम वहां जाके बैठ जाते हैं, है ना। छोटे इंटरस्टिशियल एटम क्या होते हैं, इंटरस्टिसेस बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता है, इंटरस्टिसेस बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता है, तो छोटे एटम ही वहां जाके बैठते हैं, बड़े एटम वहां जाके नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है ना, बड़े एटम इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑक्युपाई नहीं करते, तो छोटे एटम ही वहां जाके बैठते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में छोटे एटम जाके बैठ जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, ये बड़ा अहम एक सवाल, के MnO4 के रिएक्शन में अगर के MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है एसिड मीडियम के अंदर, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? पोटेशियम पर मैंगनीट बच्चों +7 में है, के MnO4 एसिड मीडियम में मैंगनीज +2 में कन्वर्ट होता है। एज अ रिजल्ट ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, +7 से +2 में जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा अब देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करें। फॉर्मूला मास किसे कहते हैं?
मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास होता है, ठीक है ना। और आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास, डेफिनेशन का फर्क है, निकालने का तरीका सेम है। तो मानो फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हम एक ही कंसिडर कर लेते हैं। चलो, तो 158 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 5। तो अब तुम इसका आंसर निकालोगे, तो आंसर निकलेगा 31.6। 31.6। आई बच्चों बात समझ में? सर एक बार फिर समझा दो। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस से डिवाइड कर दो। KMnO4 ठीक है। एसिड मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, +2 बनाता है, ठीक है, +2 बनाता है, +7 से +2 में जाता है, यानी से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करें। अब अगर से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 158, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 31.6। ठीक है, आंसर आ जाएगा 31.6। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा भाई देखें, अब टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, मैं इसको समझाता हूँ जरा। मेरा ख्याल है शायद ये लास्ट ही होगा हमारे पास भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट? पोटेशियम डाइक्रोमेट में बच्चों क्रोमियम +6 में होता है, ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे गेन करेगा, तो बच्चों नाइट्रोजन यहां +5 है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं देता। सल्फर +6 के अंदर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। बचा कौन, आयोडाइड। बच्चों हैलोजन में आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट सर्व करता है, लिहाजा आयोडाइड ये काम करेगा। ठीक है, नाउ दैट्स इट, टाइम खत्म हो गया, यही हमारा लास्ट सवाल था। ठीक है बच्चों। ओके सर।